हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यशराज एजुकेशन हब। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 6 की बिहार बोर्ड की बुक हिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारा अतीत। तो हम जानते हैं अतीत। अतीत मतलब क्या होता है? अतीत मतलब होता है बीता हुआ। अतीत मतलब होता है क्या? बीता हुआ। हमारा अतीत मतलब हमारा जो बीता हुआ समय था वो कैसा था, इसके बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे। देखते हैं। इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। इतिहास हमें जो होता है बीते हुए पल, बीते हुए समय में क्या हुआ था उसकी जानकारी हमें देता है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर हम वर्तमान को समझ सकते हैं। अतीत को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए खाना ज़रूरी है। ठीक है, अतीत को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अतीत अगर हम नहीं जानेंगे तो हम आज वर्तमान जो मेरे साथ हो रहा है उस चीज़ को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं, और फ्यूचर में हम क्या करेंगे उसके लिए हम सोच सकते हैं। क्लियर? इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। इतिहास जो है मानव समाज की क्या है? सामूहिक स्मृति। स्मृति मतलब क्या होता है? स्मृति मतलब होता है याद, है ना। इतिहास जो है मानव समाज, एक मानव जो है उस समाज के लिए एक सामूहिक स्मृति यानी याद है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है, यदि कोई जो सोसाइटी है वो अपने अगर इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी हो। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की, अगर कोई समाज नहीं जानता है अपना इतिहास तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे कि वैसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त क्या हो चुकी है? गुम हो चुकी है। आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी इसलिए सामाजिक प्राणी है क्योंकि हम लोग बिना एक सोसाइटी के रह नहीं सकते हैं। हम लोग को डेली कुछ नीड्स होती है, कुछ ज़रूरतें होती है। कुछ भी कहीं अगर हमको कोई कपड़ा खरीदना हो तो एक समाज में ही रहते हैं तभी तो कपड़ा मिलता है। मार्केट जाते हैं, कपड़े लाते हैं। क्लियर? हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। यह जो समाज है हमारे माता पिता से होता है पहले, क्योंकि हम लोग को जन्म देने वाले पहले माता पिता होते हैं, इस दुनिया में लाने वाले। उसके बाद माता पिता से फिर परिवार बनता है, फिर गांव बनता है। परिवार मतलब एक घर में एक परिवार रहता है, फिर गांव वगैरह, फिर शहर, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है, इसीलिए तो कहते हैं माता पिता, परिवार, शहर, गांव, देश होकर पूरे विश्व तक फैला। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? एक वैश्विक गांव कहते हैं। इस क्या हमारा समाज सदा ही ऐसा था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ? क्या जो है हमारा सोसाइटी था आज से बहुत साल पहले तो ऐसा ही था जैसा आज है इसका, या फिर इसका विकास जो धीरे धीरे हुआ? तो नहीं, हमारा जो समाज था पहले इतना डेवलप नहीं था, पहले इतना विकसित नहीं था। ठीक है, इसका सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। इसका जो सवाल का जवाब है कि मेरा समाज पहले ऐसा ही था क्या, तो इसका जवाब तो हमें इतिहास से मिलेगा। तो हमें इतिहास तो पढ़ना पड़ेगा। आप यह भी जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। हमें यह तो ज़रूर पता है कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से यानी उस समय से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य यानी प्रमाण मिले हैं। साक्ष्य मतलब होता है प्रमाण, प्रमाण या सबूत। क्लियर? साक्ष्य मतलब होता है प्रमाण या सबूत। इसके इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं से नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेष वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है। इसके अलावा अतीत की जानकारी हमें सिर्फ वह काल से भी मिलती है जिसके बारे में हमें पुस्तकों और रचनाओं में नहीं मिलती है, बल्कि जो जमीन के नीचे दबे हुए अवशेष हैं
वस्तु है, सिक्के है, अभिलेख से मिलती है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। यानी ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके प्रमाण हमको बुक में मिलते हैं, किताब में मिलते हैं पढ़ने के लिए, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और उससे पहले जो काल था उसे हम पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हमें पूर्व ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसकी जानकारी हमें पुस्तकों में नहीं मिलती, बल्कि ज़मीन में दबे गड़े पुराने अवशेष, वस्तुओं, सिक्कों, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इसके हमें अवशेष मिले हैं। तो ये पूर्व ऐतिहासिक काल में घटा था। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली या जनजातीय समाज, हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं। बहुत से ऐसे समाज हैं, बहुत से ऐसे सोसाइटी हैं, विशेषकर कबायली या जनजातीय सोसाइटी जो हमारे साथ इसी सोसाइटी में रहते हैं और जी रहे हैं। लेकिन उनका इतिहास कभी नहीं लिखा गया, लेकिन उनका जो हिस्ट्री है कभी नहीं लिखा गया है। उनके बीच जो किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित है, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज को इतिहास जानते हैं। कबायली और जनजातियों के बीच में जो पूर्वज कह दिए, जो किंवदंतियाँ लोग कह दिए, बस उसी को लोग मानते हैं, उसी का रीति रिवाज मानते हैं। आज तक वो इस युग में जी रहे हैं। तो आपको यह अंदाज़ा हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन या स्रोत अनेक है और विभिन्न प्रकार के हैं। तो हमें यह जानना, तो अभी यह तो समझ आ गया कि ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, पूर्व ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। क्लियर। और फिर कबायली जनजाति कैसे लोग रहते, तो हमें यह सब जानकर ये पता चला कि इतिहास जानने के जो साधन है, जो सोर्स है, बहुत अलग अलग है और यह विभिन्न प्रकार के हैं। इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते। यही जो तमाम सबूत हैं वगैरह वगैरह क्या है, दबे गड़े पुराने अवशेष हैं, लिखित प्रमाण मिले, इसी के बारे में जानकर तो हमें इतिहासकार हमें अतीत के बारे में बताते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया, कैसे अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरी किया, कैसे शिकार करके कंदमूल फल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उनमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा करके सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए, कैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए, उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा, इन सब बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी। तो ये सब जो है तमाम सबूत हैं, इस सब के बारे में क्या कहता है, ये सब आधार इतिहासकार हमें जानकारी देती है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मनुष्य कैसे जन्म लिया, कैसे अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा किया, कैसे शिकार किया, कैसे क्या सीखा, कंद मूल यानी फल फूल इकट्ठा करके अपना भोजन बनाया। पहले थोड़े ना गैस चूल्हा था, अब तो आ गया गैस चूल्हा। कैसे खेती करना सीख लिया, धीरे 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 गुफाओं से निकल कर कैसे कैसे घर बनाया, ये सब वगैरह वगैरह का हम लोग इस बुक में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या समझेंगे, इस बुक में उसकी बुनियादी मतलब उसकी नींव कैसी थी। ठीक है। कोई किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएं सभी का योगदान होता है ना। कोई भी जो होता है मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। अब कोई एक समाज है, एक समाज में 10 घर होते हैं, तो कोई 10 घर एक जगह बनाएगा तो वहाँ पर हर चीज़ का सुविधा तो होगा, पानी है, चापाकल है, वगैरह वगैरह घर है। क्लियर। तो उस स्थान की भौगोलिक पर्यावरण उसी में योगदान होता है, उसका भी योगदान होता है। कभी आपने विचार किया है कि नदी घाट या ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? कभी हम लोग ने विचार किया कि नदी घाटिया में ही आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ?
आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य था। हम हम लोग ध्यान देंगे कि नदी के किनारे ही उपजाऊ भूमि हुआ, क्योंकि वहाँ पर पानी आता था, पानी सुविधा हो जाता था। यहाँ खेती का काम आसान था। नदियों के रास्ते व्यापार की भी सुविधा थी। नदियों के रास्ते जो क्या थी, व्यापार की भी सुविधा थी, यानी व्यापार इधर से उधर कर सकते थे। ऐसे ऐसे ही अनेक परिस्थितियां सभ्यता के विकास में सहायक होती है। ऐसे ही करके अनेक परिस्थिति स्थिति जो विकास होता है उसमें सभ्यता में क्या होता है, सहायक होता है। पर्यावरण हमारे समाज, हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। पर्यावरण हमारे रहन सहन को भी तो प्रभावित करता है, वेशभूषा को प्रभावित करता है। तो आप लोग पूछेंगे कैसे? तो जैसे अभी ठंड चल रही है तो हम लोग ढेर सारा कोट जैकेट टोपी पहन कर निकलते हैं, तो ये पर्यावरण का ही देन है। अगर गर्मी आ गई तो हम लोग एक शर्ट एक जींस पर रहते हैं, क्लियर। तो ये पर्यावरण हमारे रहन सहन को तो बदला ना। चूँकि आप अभी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे, इतना जो हम लोग पढ़े, अभी हम लोग प्राचीन मतलब पुराना होता है, लिख लेने का कॉपी में। प्राचीन मतलब पुराना, प्राचीन मतलब पुराना। हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यता का विकास हुआ, भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, इसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी, इसे जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे, है ना, कि कालक्रम कैसे चलता था। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली हुई, इतिहास की जो प्रक्रिया है बहुत लंबे काल तक फैली हुई। सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालों में बांट देते हैं, सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे काल यानी छोटे छोटे समय में हम बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता, किस आधार पर किया जाता है ना, ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यह आप जानेंगे, यह बताएगी यह बुक इसके बारे में। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से आप प्राप्त करते हैं। फिर हम लोग यह देखेंगे कि अतीत मतलब बीते हुए कल की जानकारी हम लोग किस साधन से प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व है, और तुलना करके आज के डेट में इसकी क्या महत्व है ना इतिहास की। अगले देखते हैं। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगेगा। यानी तीसरे अध्याय में हम लोग उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे जब हमारे जो पहले लोग थे, मनुष्य के जीवन किस तरह से संगठित मतलब एक होकर, संगठित मतलब होता है एक होकर, ठीक है, संगठित मतलब एक होकर। अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा ही था, मगर सभ्यता की किरण अभी नहीं फूटी थी, सभ्यता की किरण जो थी अभी नहीं फूटी थी। इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी था। इन मनुष्यों का जो जीवन था सरल तो था ही लेकिन कठिन भी था। कंदमूल जमा करके या शिकार करके ये अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। कंदमूल यानी फल फूल इकट्ठा करके तो ये अपनी ज़रूरत को तो पूरा कर लेते थे, लेकिन फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थर के औजार और हथियार बनाने शुरू किए। फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए, हथियार बनाने शुरू कर दिए और उससे शिकार करते थे। अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ नहीं आए, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार क्या हुआ था? तो मनुष्य ने सबसे पहले आविष्कार किए थे पत्थर और हथियार, पत्थर के औजार और हथियार बनाए थे। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीख लिया, उसी तरह धीरे धीरे आग का उपयोग सीख लिया। अब यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। जब आग की खोज हो गई तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो गई, जब मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आ गया, ठीक है। अब वह अपना खाना पकाकर खाने लगा आग में, है ना, धीरे धीरे आग डेवलप हो गया। तो आग में पहले शिकार करता था,
लेकिन वो कच्चा खा जाता था। लेकिन जब वो देखा कि आग में पकाकर खाने के बाद उसका स्वाद अलग होता है, तो उससे और धीरे धीरे डेवलप हो गया। आग से खुद को ठंड से और जानवरों को बचाने लगा। आग से खुद को ठंड से और जानवरों को ही बचाने लगा। उनके जीवन का स्तर पहले से उन्नत हुआ। उसके जो जीवन का स्तर है पहले से अच्छा होने लगा। अब देखो, चौथे अध्याय में आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे। जो चौथा अध्याय है, आप अपने संगठित समाज के जीवन शैली को धीरे धीरे समझने लगेंगे इस बुक में। खेती तो मनुष्य ने सीख ही ली थी, अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में प्रगति आई। खेती तो मनुष्य सीख ही लिया था, लेकिन अब पशुपालन, पशु को पालने के लिए, व्यापार करने के लिए, यातायात में भी प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन ने स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्ता को समझने, मृत्युपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। क्लियर? जो हुआ, धीरे धीरे स्थिर और सुखी जीवन सोचकर विचार के अवसर प्रदान किए। जीवन का अर्थ समझने लगा पहले, फिर धीरे धीरे जो लोग मरते थे उसकी कल्पना बढ़ी, सोच बढ़ा। मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। दाह संस्कार यानी जब आदमी मर जाता है तो उसका दाह संस्कार होता है। यह सोच तरीका जागा। मिट्टी के शव को गाड़ने की प्रथा चली, जिसे साक्ष्य युग इसी युग में मिलने लगते हैं। मिट्टी के जो शव होते हैं गाड़ने की प्रथा चली, जिसके साक्ष्य यानी प्रमाण इसी युग यानी इसी काल यानी इसी समय में मिलने लगते हैं। 5वें अध्याय में आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस बुक के 5वें अध्याय में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यह वह चरण है या वह स्टेज है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया, मगर लिपि न विकसित होने के कारण अपने इतिहास को लिखित साक्ष्य उसने नहीं छोड़े हैं। यह जो समय है, हड़प्पा संस्कृति जब हुई, तो जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य यानी सुशील जीवन आरंभ कर दिया था, मगर लिपि जो होता है वो विकसित नहीं होने कारण, लिखावट जो होता है वो भी पढ़ने लिखने की बोली न सीखने के कारण इतिहास ने लिखित साक्ष्य यानी प्रमाण नहीं छोड़ा। पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज अध्ययन ने इस संस्कृति की विशेषताएं हमें जानते हैं। पुरातत्व का मतलब क्या होता है जानते हैं पहले। पुरातत्व, पुरा मतलब होता है पुराना, और तत्व का मतलब होता है, पुतत्व का मतलब कोई भी वस्तु, तत्व। क्लियर? पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज आरंभ हुई और अध्ययन में संस्कृति की विशेषताएं हम जानते हैं। अब नगरों का विकास हुआ। प्रशासन तंत्र, नगर निगम योजनाबद्ध रूप से व्यापार, कला, धर्म आदि के जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत शैली को अपनाया। जब नगरों का विकास होने लगा, फिर प्रशासन तंत्र बना, फिर नगर निर्माण की योजना होने लगी, नगर निर्माण होने लगा, व्यापार बढ़ा, कला मानी आर्ट यानी जैसे पेंटिंग वगैरह बना तो वो एक कला बढ़ा, धर्म भी बढ़ने लगा, यह धर्म का है, यह धर्म का है आदि। जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक अच्छी जीवन शैली को अपनाया। इन्हीं लोगों को लिपि को भी जानकारी थी। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी कि यह कौन सी लिपि जानता है। अनेक मुहरों पर उनके लेख मिले हैं। अनेक मुहरों पर किनके लेख मिले हैं? इतिहास जो पहले लोग रहते थे उनके लेख मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सका, इसलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। 6ठे अध्याय में आप वैदिक काल के संबंध में पढ़ेंगे। 6ठे अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल में क्या हुआ था, नहीं हुआ था, वो पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। वैदिक युग में क्या चीज़ का प्रगति हुआ? बौद्धिक और आध्यात्मिक का। वेदों की रचना हुई जो आरंभ में लिखित रूप में नहीं थे,
वेद की रचना हुई जो आरंभ में लिखित रूप में नहीं था, इसलिए इनके लिए श्रुति शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए इसके लिए श्रुति शब्द का प्रयोग होता है। कालांतर में इनको लिखा गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत यानी उल्टा इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व, सभ्य और असभ्य अवस्था में जा चुका था। क्लियर। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच का जीवन सरल रूप ज़्यादा विकसित और जटिल बनता गया, है ना। अब देखो सातवां अध्याय में हम सातवां अध्याय उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में प्रगति हुई। प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया। राज्यों का विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक, राजनयिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। यानी सातवें अध्याय में हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में प्रगति होने लगा धीरे धीरे और एक समन्वित रूप सामने आया। राज्य का विकास का क्रम आरंभ हो गया। इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म का भी आरंभ हुआ। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए नए विचार आने लगे। बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा। बौद्ध और जैन धर्म का नई विचारधारा जब उत्पन्न हुआ तो सिर्फ इसका प्रभाव भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी पड़ा था। इस बौद्धिक विकास के संबंध में आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। इस बौद्धिक विकास के संबंध में हम लोग इस बुक में 8वें अध्याय में यानी 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको शायद यह नहीं पता हो कि इस चरण में बिहार के क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। हम लोग को शायद नहीं पता है आप लोग को कि इस चरण में इस समय में बिहार क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था। हम लोग का भारत विश्व के प्रथम गणराज्य और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। देखा, विश्व के प्रथम गणराज्य और भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में ही हुई थी। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था। यानी बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? तो बिहार में था, है ना। अध्याय 9 में आप मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। अध्याय 9 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियों से आप परिचित होंगे। विशेषकर अशोक महान, अशोका द ग्रेट की उपलब्धियों के बारे में हम लोग जानकार होंगे, जिसने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, है ना। जिन्होंने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया। कौन स्थापना किया? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन किया? तो अशोका द ग्रेट, अशोक महान ने किया था। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत संस्कृति का प्रभाव विदेशों में विस्तार हुआ। धीरे धीरे आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत के सांस्कृतिक प्रभाव की विशेषता का विदेशों में भी विस्तार हुआ, है ना। 10वां अध्याय मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। विशाल साम्राज्य के स्थान पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए। 10वां अध्याय में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद भारत में राजनैतिक स्थिति बना, है ना। विशाल साम्राज्य के स्थान पर यानी विशाल जो साम्राज्य था किसका? अशोक का, उसके स्थान पर छोटे छोटे क्षेत्र में भी छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हो गए, जिसे हम लोग आज राज्य और राजधानी के नाम से जानते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य थे जिसकी स्थापना विदेशी मूल शासकों ने की थी। जो छोटे छोटे राज्य की जब स्थापना हुई तो जो छोटे छोटे राज्य बनाए उनमें से कुछ विदेशी शासक भी राज्य की स्थापना किए थे। इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्ध हुई।
इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक आदान प्रदान यानी सांस्कृतिक रूप से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रक्रिया और समृद्ध हुई। इस काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यता का विकास के साक्ष्य हमें मिलते हैं। इसी काल में, इसी समय में दक्षिण भारत में भी सभ्यता के विकास के साक्ष्य यानी प्रमाण मिलते हैं। 11वां अध्याय सुदूर क्षेत्रों में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारियों के लिए सहायक है। आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म और उसके प्रभावाधीन कला शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। यानी 11वां अध्याय में हम लोग सुदूर क्षेत्र में भारत के प्रभाव कैसा था, विस्तार के संबंध में हम लोग जानकारी में पढ़ेंगे, है ना। 12वें और 13वें अध्याय में आप भारत में होने वाली राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान करेंगे। किसमें? 12वें और 13वें अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत में होने वाली राजनैतिक होती, प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। जबकि अंतिम अध्याय में आप कुछ प्रमुख इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, तो हम लोग क्या समझें? बच्चों, उपयुक्त उदाहरणों के यह अनुमान हो गया कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आपने देखा होगा कि मानव समाज का विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला। इसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत होते हैं। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। यह कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक है और अनिवार्य भी। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? यह इतना जानकर हम लोग को तो इतना तो पता हो गया कि इतिहास को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है इतिहास को पढ़ना क्योंकि अगर हम इतिहास नहीं जानेंगे तो हम लोग इतिहास नहीं जानकर प्रेजेंट को ठीक नहीं कर सकते, वर्तमान को ठीक नहीं कर सकते और फ्यूचर नहीं बना सकते। अगर हम इतिहास जानेंगे कि हम बचपन में कितने गरीब थे, आज कितने अमीर हैं। अगर हम गरीब थे तो आज हम करने लायक है, काम करने लायक, नौकरी करने लायक, तो हम पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। और फ्यूचर बनाएंगे तो हम लोग इतिहास जाने तभी तो पढ़ेंगे। यही सब कारण हमें बताता है। इसलिए हमको इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी। तो आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। यस, इसमें लास्ट क्वेश्चन आंसर नहीं दिया, फिर भी हमने क्वेश्चन आंसर्स बनाया है। तो मैं यह वीडियो कल अपलोड कर दूंगा जो क्वेश्चन आंसर बनाया है। क्वेश्चन आंसर कल सॉल्यूशन कराया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कल बता दिया जाएगा। क्वेश्चन एंड आंसर इसका कल सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन आंसर कल। आज के लिए थैंक यू सो मच।